Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the another topic of law of torts, that is general defenses under law of torts. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. General defenses of law of torts. First we will look into the meaning of general defenses. इन जनरल डिफेंसेस का मतलब क्या है? अब जैसे हम सभी को पता है कि जब डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ का राइट इन्फ्रिंज किया, कोई उसके अगेंस्ट टॉर्ट कमिट किया और प्लेंटिफ ने उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल किया, तो वो डिफेंडेंट उस टॉर्ट के लिए लायबल होगा। किस सूरत में? अगर टॉर्ट के तमाम इंग्रेडिएंट, तमाम इसेंशियल्स फुलफिल होते हैं तो डिफेंडेंट विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट टॉर्ट कमिटेड। लेकिन कुछ ऐसे डिफेंसेस अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए वो डिफेंडेंट अपने आप को उस लायबिलिटी से आज़ाद करा सकता है, वो उस लायबिलिटी से ख़ुद को छुड़ा सकता है। ये जो डिफेंसेस हैं इनको हम कहते हैं जनरल डिफेंसेस ऑफ लॉ। ये जनरल डिफेंसेस जो हैं वो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर अवेलेबल हैं, जिनको यूज़ करते हुए एक डिफेंडेंट खुद को अपनी लायबिलिटी से छुड़ा सकता है। अब हमने डिस्कस करना है वन बाय वन कि ये जनरल डिफेंसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब क्या है? If someone willingly place themselves in a position where the harm might result knowing about that harm, यानी कि अगर कोई बंदा अपनी रज़ा से, अपनी विलिंगनेस से खुद को किसी ऐसी जगह पर इंडल्ज करता है जहां पर उसको पता है कि उसको हार्म कॉज हो सकता है, उसे उस नुकसान के बारे में पता है, लेकिन वो जानते बूझते हुए अपनी रजामंदी के साथ अगर खुद को उस पोजीशन में लेके जाता है और उसको हार्म कमिट होता है, तो उस सूरत में डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। यानी कि पर्सन हु हैज़ कमिटेड दैट रॉन्ग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लायबिलिटी। यानी कि वो जो डिफेंडेंट वहाँ मौजूद था, अब वो अपनी लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट हो गया। क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ ने खुद को खुद उसी पोजीशन में लाया है जहां पर उसे पता था कि उसे नुकसान हो सकता है। So there is no enforcement of right where the person has voluntarily waived his right. अब यहाँ पर उसने अपना राइट खुद ख़त्म किया है। अपना राइट खुद कैसे ख़त्म किया है? खुद को नुकसान में डाल के। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसा कि क्रिकेट गेम के अंदर जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो तमाशाई हैं, वो किसी डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है कि क्रिकेट के दौरान उनको बॉल लग सकती है। सो नाउ दे कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस अगेंस्ट द क्रिकेट टीम। सेकेंडली, अगर कोई बंदा कोई ऐसी पब्लिकेशन के लिए रजामंद हो जाता है जिसके बारे में उसको पता है कि ये चीज़ पब्लिश होने के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो उसके बाद वो पब्लिश करने वाले बंदे को डेफेमेशन के लिए सू नहीं कर सकता। ये थी कुछ एग्जाम्पल्स। लेकिन वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी कॉन्सेंट जो है वो फ्री विल हो, आपकी फ्री कॉन्सेंट हो। अगर आपकी कॉन्सेंट फ्रॉड के जरिए ऑब्टेन की गई है तो तब आप इस चीज़ के लिए क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड डिफेंस, नेग्लिजेंस ऑफ डिफेंडेंट। अब इस डिफेंस को अवेल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए, डिफेंडेंट की केयरलेसनेस शामिल नहीं होना चाहिए। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अब एक सर्जिकल ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स आपकी कंसेंट आपसे मांगते हैं। अब जब उस ऑपरेशन के लिए आपने अपनी कंसेंट दे दी और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए आपने उस पर साइन कर लिया कि अगर ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है तो वो डॉक्टर्स लायबल नहीं होंगे, ये चीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई होती है। अगर आपने उस ऑपरेशन के कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी कंसेंट दे दी और उसके बाद अगर वो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल होता है तो प्लेंटिफ के पास ये राइट नहीं होता कि वो डॉक्टर्स को सू कर सके। लेकिन अगर वो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हुआ है ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द सर्जन, अगर वो डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से वो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हुआ है, तो उस सूरत में आप डॉक्टर को सू कर सकते हो, उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो।
और अब वो डॉक्टर लायबल है कि वो आपको इस चीज की कॉम्पनसेशन देगा। ये था सेकंड डिफेंस। उसके बाद आता है थर्ड डिफेंस, दैट इज प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। जहां पर प्लेंटिफ खुद रॉन्ग डूअर है, वो खुद किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व है। ये हमारे पास जो डिफेंस है ये बेस करता है एक लैटिन मैक्सिम, दैट इज एक्सटर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्शियो, दैट नो एक्शन लाइज फॉर एनी इमोरल कॉज। इस इमोरल कॉज की सूरत में किसी किस्म का कोई भी एक्शन आप नहीं ला सकते। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेंटिफ ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो अनलॉफुल है, या आप जो कॉन्ट्रैक्ट अगले के साथ परफॉर्म कर रहे हो वो इलीगल है, वो अनलॉफुल तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उस सूरत में फिर आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि अगर डिफेंडेंट कोर्ट में आके ये चीज प्रूव कर देता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये ऑन द पार्ट ऑफ प्लेंटिव ये अनलॉफुल था, ये इलीगल था, तो उस सूरत में डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा और प्लेंटिव उससे कंपनसेशन डिमांड नहीं करेगा। फोर्थ आता है हमारे पास इनएविटेबल एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट क्या है? कोई अनएक्सपेक्टेड इंजरी है, कोई अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग है जिसके बारे में आपको कोई इल्म है ही नहीं, आपके नॉलेज में ये चीज़ है ही नहीं, वो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। और इनएविटेबल एक्सीडेंट का क्या मतलब है कि अगर कोई ऐसी हैपनिंग हो जाती है और आपकी ड्यू केयर और आपकी ड्यू अटेंशन के बावजूद तमाम अगर आपने जो एहतियाती तदबीर अपनाते हुए भी अगर वो चीज़ आप स्टॉप नहीं कर सकते, अगर उस हैपनिंग को आप नहीं रोक सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो इनएविटेबल एक्सीडेंट है। दिस इनएविटेबल एक्सीडेंट इज अ गुड डिफेंडेंट एज डिफेंडेंट कुड प्रूव दैट देयर वाज नो इंटेंशन टू हार्म द प्लेंटिव। यानी कि अब वहां पर डिफेंडेंट की कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो प्लेंटिव को नुकसान पहुंचाए, वो चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी और डिफेंडेंट ने अपने पार्ट पर अपनी मुकम्मल एहतियात के साथ उसने इस चीज़ को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उससे वो चीज़ ना रुक सकी, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो इनएविटेबल एक्सीडेंट है और डिफेंडेंट उस चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा। अब यहाँ पर एक रेलेवेंट केस देख लेते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर, स्टेनले वर्सेस पाउल। इस केस में क्या हुआ था? डेट डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ बोथ वेंट फॉर फेजेंट शूटिंग। एक तीतर का शिकार करने वो दोनों गए। डिफेंडेंट ने तीतर पर फायर किया, लेकिन वो बुलेट क्या हुई कि वो रिफ्लेक्स बेक होके किसी दरख्त के साथ लग के वो दोबारा आई और उसने प्लेंटिफ को नुकसान पहुंचा दिया। अब ये जो इंसिडेंट था ये इनएविटेबल इंसिडेंट था। कैसे? कि डिफेंडेंट जो था वो फायर कर रहा था फीजेंट पे, लेकिन वो बुलेट रिफ्लेक्स बेक होके आई और उसने प्लेंटिव को इंजरीज कॉज की। यहाँ पर डिफेंडेंट की इंटेंशन नहीं थी प्लेंटिव को इंजरीज कॉज करने की, प्लेंटिव को नुकसान पहुंचाने की। सो इन दिस केस डिफेंडेंट इज नॉट लायबल एंड दिस इज द केस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्ट ऑफ गॉड। दिस इज कंसिडर्ड अ गुड एंड वैलिड डिफेंस। Act of God is a kind of inevitable accident in which the natural forces play their role and they cause the damages. अब नेचुरल फोर्सेस में क्या आता है? वो खुदा के अहकामात है, वो खुदा के काम है, किसी बंदे का उसमें कोई हाथ नहीं है। जैसा कि हमारे पास हैवी रेन आ जाती है, स्नोफॉल आ जाता है, कोई भी स्टॉर्म, आंधी, तूफान जो भी है वो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, वो किसी बंदे की तरफ से नहीं है। नाउ दैट इज अ काइंड ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट कि वो अनएक्सपेक्टेड अकरिंग है, अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग है। अब यहाँ पर डिफेंडेंट के पार्ट पे उसकी इंटेंशन नहीं है, अगर प्लेंटिव को कोई इंजरीज होती है तो डिफेंडेंट लायबल नहीं है। ये था हमारे पास एक्ट ऑफ गॉड, अ गुड एंड वैलिड डिफेंस अंडर द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस बहुत ही सिंपल और इजी सा है। अब आपको पता है दैट लॉ हैज गिवन द परमिशन टू एवरीबॉडी टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हर बंदे को के पास ये हक है कि वो अपनी जान और अपने माल की हिफाजत करे, और उस हिफाजत करने के लिए वो रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है जितनी उसकी हिफाजत के लिए नेसेसरी फोर्स है। लेकिन इसके भी कुछ एसेंशियल्स हैं, यानी कि आप उतनी ही फोर्स यूज करोगे जितनी उस सिचुएशन के लिए नेसेसरी थी, उससे ज्यादा फोर्स यूज नहीं कर सकते। और सेकेंडली, आप फोर्स भी तब यूज करोगे जब आपको ये पता चले कि आपकी प्रॉपर्टी और आपकी लाइफ को किसी दूसरे से खतरा है। जहां पर खतरा होगा तो
तो आप फोर्स यूज करोगे। जहां पर खतरा नहीं है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि अगला बंदा आप पर अटैक कर सकता है, उस सूरत में आप फोर्स यूज नहीं कर सकते। ये अलाउड नहीं है सेल्फ डिफेंस में। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेसेसिटी। अब इस नेसेसिटी में क्या होता है, जरूरत के वक्त पर। अब कैसे, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि किसी एक्शन के होने से कोई ज्यादा खतरा हो सकता है, कोई ज्यादा नुकसानात हो सकते हैं, और आप उस बड़े खतरे को बचाने के लिए अगर किसी को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाते हो तो वो एक्शनेबल नहीं होगा। वो क्या होगा, वो गुड डिफेंस के तौर पर आप उस चीज को यूज कर सकते हो। यानी कि आप कोर्ट में ये प्रूफ कर सकते हो कि बड़े खतरे को बचाने के लिए अगर आपने किसी को स्लाइट सा हार्म कॉज किया है, स्लाइट इंजरीज कॉज की हैं, तो उस सूरत में आप लायबल नहीं होगे, भले आपका वो एक्ट इंटेंशनल था। अब यहां पर आपने नेसेसिटी को सेल्फ डिफेंस के साथ मिक्स नहीं करना। क्यों? नेसेसिटी के लिए क्या है कि इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म जो है वो इनोसेंट पर है, जबकि प्राइवेट डिफेंस में क्या होता है कि प्लेंटिफ खुद रॉन्ग डूअर है। अब नेसेसिटी में आप कोई हार्म इंटेंशनली कॉज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर किसी जगह पर कोई आग लगी हुई है और आप ट्रेसपास कमिट कर देते हो, तो आप उस चीज के लिए लायबल नहीं हो, क्योंकि आपकी इंटेंशन क्या थी कि आप उस आग को बुझाने के लिए आपने ट्रेसपास कमिट किए। नाउ प्लेंटिफ कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट यू। सो ये थे हमारे पास कुछ जनरल डिफेंसेस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching this video. If you want any topic relating to the law of torts or any other subject, you can comment under this video. I'll try to cover this topic as well. Thank you so much. Allah Hafiz.